फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान पर, जहाँ पर हम नॉलेज के साथ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर से बोर्ड में एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है। क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, जबकि प्लस आपका क्या है 2 मार्क्स का मैथ क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आएगा। तो यानी 7 मार्क्स का आपका इस कंपल्सरी है कि इस चैप्टर से आना ही है। और फिर रही आपकी किस्मत, अगर 1 मार्क्स में भी आ जाता है या 3 मार्क्स में भी आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है, तो यानी अप्रॉक्सीमेट हम ये मान के चल रहे हैं 7 to 10 मार्क्स तक इस चैप्टर से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। शुरू करने से पहले हम एक बार बोल देते हैं भारत माता की जय। तो नेशनलिज्म जो है उसका मतलब आप ये जैसे देशभक्ति जिसको हम कहते हैं, या हमारे देश के प्रति प्यार हो सकता है। और इसमें प्यार हम क्यों है, क्योंकि हम सब लोग भले ही फीलिंग जो है हमारी, हम अलग रीज़न से हो, कल्चर अलग हो भले, लेकिन हमारी जो फीलिंग है ना वो सबकी एक जैसी ही है। हम अपने देश के लिए ही हैं, देश के प्रति प्यार ही है। और ये चैप्टर भी हमें पढ़ने को इसलिए मिल रहा है, इम्पॉर्टेंट भी है और इसीलिए है क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स का जो टाइम देखा, वो 200 ईयर्स का जो हमने एक जर्नी थी, बहुत बुरी जर्नी जिसको कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशंस हुआ, सोशल इकोनॉमिकल, हमें हर तरीके से जो नुकसान हुआ उसके लिए है ये। तो हमने जो भी चीज़ नुकसान हुआ या हमने कैसे अचीव करी, हमें जो आज़ादी मिली, आज हम राइट टू फ्रीडम में हमारे पास एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो हमें इजीली नहीं मिला है। बहुत सारे लाइफ को लॉस हुआ है, स्ट्रगल हुआ है और उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में इसकी वैल्यू भी समझते चलेंगे क्योंकि ये वैल्यूएबल भी है। तो शुरू करने से पहले देख लो, एक बार फिर शुरू कर देते हैं हम भारत माता की जय। फर्स्ट टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए। तो फर्स्ट वॉर शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक चला, यानी ये 4 ईयर्स तक चला। जब कोई वॉर इतने लंबे समय तक चलता है तो उसमें होने वाले खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो जो वो खर्चे हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से पूरे करे जाएंगे। और ब्रिटिशर्स के हम क्या थे, कॉलोनियन थे, उनके ब्रिटिशर्स के हम अंडर में थे। तो जो ब्रिटिशर्स था तो उसने जितने भी अपने खर्चे थे वो ऐसे ही कंट्रीज से पूरे किए, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बढ़ गया है तो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएगी, टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। और पहले उस पुराने समय में कोई भी पावरफुल कंट्री किसी स्मॉल कंट्री को अपने कॉलोनियल किस लिए बनाया जाता था, ताकि वो अपनी सारी ज़रूरतों को वहाँ से पूरा कर सके। तो इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल थे और ब्रिटेन ने भी पार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो हमने डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट किया था। तो उस समय की जो क्या कंडीशन हुई, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब ये तो होना ही था ना भाई, एक नई एटमॉस्फेयर बनना था। और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे वो बढ़कर ज़्यादा हो गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे डिफेंस के खर्चे, क्योंकि वॉर चल रही है। और वॉर भी कितने समय तक 4 ईयर्स तक चल रही है। तो साथ में उसको पूरा करने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इनकम टैक्स बढ़ा दिए। अब इनकम टैक्स तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन अर्निंग होनी तो चाहिए, तो लोगों को तो गुस्सा आना ही था। दूसरा, लोगों को गुस्सा क्यों आया, फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगी। जो विलेजेस थे, गांव थे, वहाँ पे आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा, तो जिसकी वजह से लोग और गुस्सा होने लगे। और सबसे बुरा जो हुआ, आप टैक्स बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी इनकम नहीं हो रही, तो आप टैक्स कहाँ से पे करोगे, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया है, फसल को नुकसान हो गया है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया है, जिसकी वजह से एक उस समय पे बहुत, ये कह लो मतलब मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि एक महामारी फैल गई और भूखों की वजह से, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से लाखों लोग मारे गए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यू कैन लर्न एनी 5 पॉइंट्स, आप कोई भी 5 बातें इसमें से याद करोगे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही, तो उस समय क्या हुआ ऐसा भाई। एक अच्छा काम वो हुआ कि जो गांधी जी थे ना, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया आए थे तो वो टाइम था 1915।
देखो अब इस डेट को हम कैसे याद करते हैं, इस डेट को हम सीक्वेंस में याद करेंगे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1915 में गांधी जी आए और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू 3 एक्टिविटी करी। 1916 में करी, 1917 में करी और 1918 में करी। तो ये डेट है ना, ये इसको एज इट सीक्वेंस में इसको ऐसे के ऐसे ही याद करना है। और इसमें जो है गांधी जी, क्योंकि देखो 1915 में गांधी जी जब इंडिया आए तो वो साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका में वो 22 साल रहे थे, कम से कम वो 20 ईयर्स रहे थे और वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया था। ब्लैक जो हुआ था रीज़न कि भाई यहाँ काले लोगों को जो इंसाफ नहीं मिल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह करा था और वो वहाँ पे सक्सेस हुए, उनको सफलता मिली वहाँ पर। तो जो उनकी ये पॉपुलरिटी थी, ये इंडिया भी आई न्यूज़पेपर के थ्रू कह लो या कैसे भी, उनकी जो पॉपुलरिटी थी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है वो इंडिया तक खबर आई। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह अपनी बात को बिल्कुल पीसफुल वे में कहना, यानी किसी को वायलेंस के बिना अपनी बात को कहना, यही सत्याग्रह है। और फ्रेंड्स अगर सच मानो तो अगर आप किसी भी बात को चाहे अपने घर में कहो या पब्लिकली प्लेस में कहो या गवर्नमेंट से कहना चाहते हो तो अगर उसे शांतिपूर्ण तरीके से कहोगे तो वो बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे और लंबे समय तक मिलने वाले रिजल्ट्स होंगे। फिर गांधी जी क्योंकि फेमस तो हो चुके थे, लॉयर भी थे, तो जो चंपारण बिहार में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह किया था, तो यहाँ के जो किसान के जो लीडर थे वो उनके पास गए गुजरात में साबरमती में और गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो गांधी जी फिर बिहार गए, गांधी जी साबरमती से बिहार गए और बिहार जाकर किसानों से बातचीत करी और पीसफुल वे में अपनी बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा और उन्होंने बात को समझा। प्रॉब्लम थी इंडिको को लेकर, तो इंडिको क्या होती है? नील। नील और नील किस काम आती है? कपड़े को रंगने के काम आने वाली चीज़ है। तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई और ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की बात को माना और किसानों को कंपनसेशन भी दिया गया। फिर उसी तरीके से बाद में खेड़ा में भी यही हुआ क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है। देखो 1917 है, अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू है क्योंकि 14 से 18 के बीच का टाइम है, अभी 17 है, रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, आपकी क्रॉप फेलियर हो गया तो आप पैसा कहाँ से दोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को? तो यहाँ पर भी रेवेन्यू माफ़ करवाने के लिए गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से बात करी और वो भी पीसफुल वे में किया था, शांतिपूर्ण तरीके से, वो भी सक्सेसफुल हुआ। उसी तरीके से 1918 में अहमदाबाद गुजरात में मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन गांधी जी ने किया। तो जब ये तीनों जगह उनको इतनी अच्छी से सफलता मिली तो ये उनके लिए भी एक पॉजिटिव कह लो या हमारे लिए भी कह लो कि उनको जो सफलता थी हमारे लिए बहुत अच्छा हुई। और थिंकर्स इसको एक गांधी युग के नाम से जानते हैं क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था इसमें, ये जो अच्छे काम किए थे इसने ही हमें नेशनलिज्म के प्रति या देश के प्रति या आज़ादी के प्रति आगे बढ़ाया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट जो कानून है ये पास हुआ था 1919 में। ओके, रॉलेट एक्ट जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा, काउंसिल ऑफ इसके द्वारा पास किया गया था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया था और जो इंडियन मेंबर्स थे वो इसका अपोज करते रहे। इसमें क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उसको न्यूमरस पावर यानी ऐसी अनलिमिटेड पावर मिल गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको 2 साल के लिए या किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल पर कैद कर सकती थी। यानी इसमें ना किसी अपील की ज़रूरत है ना दलील की ज़रूरत है। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इसमें इसकी तहत क्या किया जाता था, पकड़ा जा रहा था, कैद किया जा रहा था। तो गांधी जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया हड़ताल के साथ। लेकिन जब ये रॉलेट एक्ट चल रहा है तो उसके अपोज में भी इसके रिजल्ट्स हुए। तो रिजल्ट्स में क्या हुआ भाई, रॉलेट एक्ट पास हुआ तो लोगों ने जो शट डाउन कर दिया अपनी शॉप्स वर्कशॉप्स को और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका झगड़ा वगैरह स्टार्ट होने लगा। जो लोकल अमृतसर के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया और गांधी जी को दिल्ली में आने से मनाही हो गई। तो ये सारी एक्टिविटी जो ये रिजल्ट्स हुए किसके? रॉलेट एक्ट के। और ये आपको ये बताना है कि ये पिक्चर किसकी है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पिक्चर में जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये कौन है। अब जब रॉलेट एक्ट चल ही रहा है तो उसी समय पर एक इंसिडेंट होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये होता है 13 अप्रैल को। ठीक है,
13 अप्रैल 1919 को। और आपने देखा कि अभी जो रॉलेट एक्ट था वो भी पास हुआ था 1919 को पास हुआ था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस समय सबसे बुरी चीज़ जो हुई थी वो ये था कि मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो गया था, और जो पीपल थे ना, दे आर अनअवेयर ऑफ अबाउट इट कि ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई लॉ है, मार्शल लॉ जो पास हो गया है, कानून एक ऐसा लॉ पास हुआ है। मार्शल लॉ में क्या होता है, जो पूरी पावर है ना वो मिलिट्री के पास आ जाती है, उस एरिया की जो सारी ताकत है वो उस आर्मी के पास आ गई है। अब लोग क्या कर रहे हैं, बैसाखी का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीपल ना समझते, उनको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। तो कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, और कुछ लोग सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे थे। तो जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ वहाँ गया और उस गार्डन का, उस बाग का, जलियांवाला बाग का जो गेट था उसको ब्लॉक कर दिया, यानी उसके एंट्री और एग्ज़िट गेट बिल्कुल बंद कर दिए और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। इकट्ठे जो लोग थे उनको मार दिया गया, यानी ज़िंदा लोग वहाँ पर मारे गए, जिसे हत्याकांड कहा। ये इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है। अगर आप पंजाब में अगर वहाँ जाओगे तो अमृतसर में जाओगे तो आपको वहाँ पर इस गार्डन के सारी चीज़ें दिखाई देगी। इसके जो रिज़ल्ट हुए, जलियांवाला बाग के भी रिज़ल्ट हुए कि लोगों ने जो इसका जो इंसिडेंट मूवमेंट था वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जब पता चला कि उत्तरी भारत में कि ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा अमृतसर में हुआ है, तो पुलिस के और इनके बीच में, लोगों के बीच में आपस में झगड़े स्टार्ट होने लगे, स्ट्राइक्स होने लगे। पुलिस जो गवर्नमेंट थी वो लोगों को ह्यूमिलेट करने लगी, प्रोटेस्ट करने वालों को मारने पीटने लगी, लाठी चार्ज होने लगे, गाँव में बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। और गांधी जी को इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो नॉन वायलेंस के साथ था, लेकिन जैसे अमृतसर वाला इंसिडेंट हुआ, लोगों के और आर्मी के बीच में झगड़े शुरू हो गए, जिस वजह से गांधी जी ने इस सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी यहाँ पर ये मूवमेंट बंद हो गया। अब जो इसके साथ जो चीज़ हुई थी वो ये था कि मूवमेंट था वो ओनली सिर्फ सिटीज़ में, गांव में ये मूवमेंट इतनी तेज़ी से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स हमें उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। फिर तो गांधी जी ने सोचा कि अब ऐसा कोई मूवमेंट किया जाए कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, यानी हर क्लास का व्यक्ति इसमें शामिल हो। और उनका ये मानना था कि जो हिंदू और मुस्लिम है ना, दोनों जब तक मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, हमें इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यानी हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक साथ होने के लिए देखा। तो रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ, जो ये देखो सिटीज़ में लिमिटेड हो गया था, पीपल को जो स्पेशली वो चाहते थे गांधी जी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके आपस में इस मूवमेंट को लड़ें, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये है हमारा टॉपिक। ओके, इसमें 2 अली ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो खलीफा है, खलीफा क्या होता है कि आपको याद हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था वो ओटोमन की हार से ख़त्म हुआ था। तो ऐसी र्यूमर्स फैल रही थी कि जो ओटोमन एम्पायर है उसको उसके साथ बहुत सारी बुरी बुरी ट्रीटी लगाई जाएगी। तो ओटोमन एम्पायर को बचाने के लिए वहाँ का जो राजा था, एम्परर था, उसने उस राजा को ओटोमन एम्पायर के जो एम्परर थे उसको इस्लामिक धर्म का, यानी वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, जिसे खलीफा कहा जाता था। जैसे ना क्रिश्चियन में होता है पोप होता है, तो पोप की बातों को सब लोग मानते हैं, उसी तरीके से जो खलीफा है उनका स्पिरिचुअल हेड है, जिसकी बातों को माना जाता था। अब इसको बचाने के लिए खलीफा के पावर को बचाने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत कमेटी के जो मुस्लिम लीडर थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली हुए। तो रॉलेट एक्ट की जो कमियां थी, जैसे वो सिटीज़ में रन नहीं हो रहा था और उसमें सिर्फ लिमिटेड लोग थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करते हुए खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन 1920 में आपको ये याद भी रखना है, जो ये 1920 का जो टाइम है ना, ये कोलकाता का सेशन हुआ था। ये मैप में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 1920 का जो सेशन था वो कहाँ हुआ था, कोलकाता में। तो कांग्रेस लीडर ने इस चीज़ के लिए कन्विंस होने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो भी कन्विंस हो गए थे, क्योंकि उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि वे सबके लोगों के मिलने की वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और हम लोग नॉन वायलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट होना था, तो जो नवंबर 1920 में हुआ था। कांग्रेस को लगा कि वायलेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसको, और इसकी वजह से वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पर दिसंबर 92 नागपुर के जो सेशन हुआ था, उन्होंने उसमें एक्सेप्ट कर लिया, और अलग अलग इसके बाद अलग अलग कमेटी के लोगों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया वो भी हम देखेंगे। साथ में नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस पे किस तरीके से वर्क हुआ उसको हम देखते हैं। देखिए, नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट है, पीपल वर आस्क्ड टू सरेंडर ऑफ देयर गवर्नमेंट टाइटल्स। देखो, नॉन नाम में ही क्लियर है। सबसे पहले तो हम नेम का ही मतलब समझ लें तो आपको सारी चीज़ें इससे रिलेटेड समझ में आ जाएगी। नॉन मतलब नहीं, कॉरपोरेशन सहयोग। हमारा गांधी जी का ये मानना था कि हम ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहे हैं ना, उनके यहाँ पे काम कर कर या उनकी ऑफिस में काम करके, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो जल्दी इंडिया से चले जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इसके लिए लोगों ने क्या किया, अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, गवर्नमेंट टाइटल्स को वापस सरेंडर कर दिया, और जो सर्विस थी आर्मी की, पुलिस की, कोर्ट की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, उन सब ने उसका बाइकआउट किया। फॉरेन गुड्स, कपड़े वगैरह थे, उन सामान का मना कर दिया, उनको अभी बाइकआउट किया गया। और सिविल डिसोबीडेंस को रीलॉन्च किया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि लोगों का मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट था। लोग बहुत तेज़ी से इसमें भाग ले रहे थे, यानी सब ग्रुप के लोग इसमें भाग लेते जा रहे थे। ये कुछ पिक्चर्स हैं उस समय की नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स की। तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से रन किया, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये मूवमेंट जो टाउन्स में हुआ और कंट्री साइड्स में हुआ और प्लांटेशन पे हुआ, ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये तीनों भी पूछे जाते हैं। तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा कि जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो टाउन्स में किस तरीके से रन हुआ, और कंट्री साइड में जैसे हम बाबा रामचंद्र का पढ़ेंगे वो किस तरीके से हुआ, और स्वराज प्लांटेशन वहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई। तो आपको ये तीनों भी अच्छे से समझना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये 3 मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, मूवमेंट्स इन टाउन्स में किस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि जो मिडिल क्लास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। टाउन्स में, शहरों में जो मिडिल क्लास फैमिली थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स को मना कर दिया। तो इससे क्या होने लगा, कॉलोनी थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारा नुकसान होने लगा। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। इसके ना चल पाने के कुछ रीजंस हैं। ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ये है कि जैसे भालू है ना, भालू के जो दांत है वो 42 दांत होते हैं। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि ह्यूमंस के कितने दांत होते हैं। ठीक है, बाय बाय।